बता दें सर स्कूल्स का। सर अभी जो स्कूल्स को खोलने वाली स्थिति थी सर, उसमें अधिकतर राज्यों ने सर, अभी मैं 1 मिनट आपको सर निवेदन करता हूँ सर। सर अभी जो प्राइमरी सेक्शंस हैं वो सिर्फ बिहार में खोलने की बात चल रही है सर, वो भी इंडिपेंडेंस डे के बाद सर। अपर प्राइमरी स्कूल्स सिर्फ आपके हरियाणा और बिहार में है सर। झारखंड ने 8वीं कक्षा का प्रारंभ किया सर। सेकेंडरी सेक्शंस में बिहार और हरियाणा, झारखंड के साथ मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है सर। और 10th है सर आपके उड़ीसा ने भी किया है सर, छत्तीसगढ़, हिमाचल ने और पंजाब ने। सीनियर सेकेंडरी बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब ने। और 12वीं की कक्षाएं ज्यादातर स्टेट्स ने की हैं सर, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल और पंजाब सर। 2-3 शर्तें हैं सर जो राज्यों ने लगाई हैं सर। एक तो ये लगाया है कि जो पेरेंट्स की कॉन्करेंस होनी चाहिए स्कूल में आने के लिए, हरियाणा ने ये किया है। कोविड प्रोटोकॉल के संदर्भ में उन्होंने सर रखा है। अटेंडेंस को 50% रखा है और 50% अटेंडेंस के जो फॉर्मूला है सर वो स्कूल्स पे छोड़ा है। एक सुझाव जो माना जा रहा है सर कि हमें 1 हफ्ते बच्चों को बुलाना चाहिए और 1 हफ्ते उनको ऑफ दे देना चाहिए। इस तरह से 50% अटेंडेंस भी हो जाएगा और एक 5 दिन की क्लास के बाद जो 9 दिन का गैप आता है उससे एक तरह का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो हो जाता है। तो इन सब इश्यूज पे विचार किया जा सकता है सर। इतना ही निवेदन है सर। भगवान जी, आप जरा अपना रिपोर्ट जो है, जो कमेटी बनाई गई अपनी, उसको भी आप दीजिए तो फिर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे आजकल में। आप लोग बैठ के भी तय कर लीजिए क्या करना आगे। जी सर, अभी कटारिया जी से चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि आज जब एक्सपर्ट्स के डॉक्टर्स के व्यू ले लेंगे उसके बाद उसकी मीटिंग कर लेंगे सर। अभी मेरी जस्ट हाँ, बात हुई थी कटारिया जी से सर। जी एक सर। बार कमेटी जब बना दिए तो कमेटी फैसला करे, जी सर। बेटर वो रहेगा। ठीक है सर। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। आपकी अनुमति से सर कोविड की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन है सर, मैं उसके अंदर मुख्य बिंदु रेज करना चाहूँगा। राजेश जी एक बार प्रेजेंटेशन चालू कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये जो स्लाइड जिसमें राजस्थान और भारत के फिगर्स का कंपैरिजन है सर, तो 2 मुख्य बिंदु इसमें जो देखने वाले हैं सर कि जो रिकवरी परसेंटेज है राजस्थान का वो आज की तारीख में 99.04% है, जो कि बहुत ही अच्छा है सर। और इसी के साथ सर अगर आप देखेंगे इसका नीचे वाली रो सर, जो एक्टिव केसेस है, एक्टिव केसेस 223 रह गए हैं सर, यानी कि 0.02%, जो पिछले 1 साल में सबसे अच्छी पोजीशन पे चल रहा है सर ये, अगर आप एक्टिव केसेस की पोजीशन देखेंगे सर। तो राजस्थान में सर रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हो गया है और एक्टिव केसेस भी बहुत कम हो गए हैं सर। और यही अगर आप भारत का आंकड़ा देखेंगे सर तो 1.27% अभी भी भारत में एक्टिव केसेस चल रहे हैं सर। नेक्स्ट सर, ये साप्ताहिक पॉजिटिविटी देखेंगे सर तो पिछले 4 हफ्ते की अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी देखेंगे सर तो राजस्थान की 0.1 या उससे कम रही है सर। और अभी पिछले हफ्ते से, पिछले लास्ट वीक से और इस हफ्ते में 0.07 रह रही है सर। और जबकि पूरे भारत की देखेंगे 2.37 है सर। तो पूरे भारत की एवरेज के सामने भी राजस्थान की जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है सर। आज की तारीख में अगर हम 30,000 से 35,000 टेस्ट करते हैं तो दिन में हमारे को 20 लोगों के आसपास पॉजिटिव मिलते हैं सर। तो ये भी एक, अगर आप देखेंगे सर, ये पुराना फरवरी का भी आंकड़ा देखेंगे, जनवरी फरवरी का, फरवरी का भी, तो ये पॉजिटिविटी, साप्ताहिक पॉजिटिविटी सबसे अच्छी है सर इस वक्त जो चल रही है पिछले 3-4 हफ्तों से सर। नेक्स्ट सर, ये डेली पॉजिटिव केसेस का पिछले 1 महीने का चार्ट है सर। इसमें अगर हम देखेंगे सर तो पिछले लगभग 32 दिनों के अंदर 20 दिनों में सर, पिछले 13 दिनों के अंदर 9 दिन में हमारे 20 या 20 से कम पॉजिटिव आए हैं। बस एक दिन बीच में 2 दिन पहले 40 आ गया था आंकड़ा,
लेकिन अदरवाइज सर हमारा स्टेबल 20 के आसपास चल रहा है सर। सिद्धार्थ एक बात बताओ, सर ये जो आपका 6 जुलाई को 47, 51, 69 करते करते अब अपन 40 और 20 पे आ गए हैं। तो ये जो पॉजिटिव केसेस आए हैं तो आउट ऑफ कितने आपने टेस्ट करो, टेस्ट की संख्या कम ज़्यादा की है वो सेम है इसके अंदर? सर टेस्ट की संख्या वीक में थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इससे पिछली वाली स्लाइड देखेंगे, एक बार राजेश जी पिछली वाली स्लाइड ले जाएंगे सर। ये वाली स्लाइड देखेंगे जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी दिखाता है, उसके अंदर टेस्ट डिनोमिनेटर के रूप में आता है, यानी वो फैक्टर इन होता है। उसको भी अगर हम पिछली 4 हफ्ते की देखेंगे तो 0.11, 0.1, 0.7, 0.07 और 0.07, यानी कि पिछले 2 हफ्ते के मुकाबले में एक्चुअली में हमारी पॉजिटिविटी की और गिरी है सर। 0.07 तो सर बिल्कुल ना के बराबर पॉजिटिविटी है। जैसे मैंने सर निवेदन किया था सर, 30,000 से 35,000 हम टेस्ट करते हैं आजकल, उसके अंदर हमारे 20 के आसपास लोग पॉजिटिव आ रहे हैं मात्र। 30 से 35,000 में 20 केसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, ये डेथ का डेटा है सर, जो हमारे यहाँ पे पिछले 1 महीने से डेली डेथ हो रही है। इसमें देखेंगे अगर हम स्लाइड सर, तो पिछले 32 दिनों में, जिसका डेटा इस स्लाइड में दे रखा है, 32 दिनों में से 22 दिनों में राजस्थान में 0 डेथ आई है सर। और जो पिछले पूरे 32 दिनों में मैक्सिमम डेथ आई है एक दिन के अंदर, वो 2 आई हैं सर। 3 दिन 2 आई हैं और 32 में से 22 दिन 0 डेथ आई है। ठीक है सर, एक्टिव केसेस भी हमारे अब स्टेबल हो गए हैं सर, 200 के आसपास, 200 से 250 के बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अब स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि रोज हमारे लगभग 20 के आसपास 18, 17, 18, 20 लोग आ रहे हैं, तो हमारे बहुत स्टेबल हो गए हैं सर एक्टिव केसेस भी। नेक्स्ट सर, इस ग्राफ के अंदर सर जिले वाइज हमने पिछले 4 हफ्ते की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दिखाई है। तो इस पे 33 जिलों की जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी है सर, इसके अंदर सर अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट जो हमारी है, जिले वाइज भी अगर हम देखेंगे, हाईएस्ट पॉजिटिविटी लास्ट वीक की वो पाली की रही है, वो है 0.46। यानी कि कोई भी ऐसा जिला नहीं है सर हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम अगर 100 टेस्ट कराएं तो उसमें से एक व्यक्ति भी पूरा पॉजिटिव आए। 200 टेस्ट कराते हैं वहाँ पे अगर हम पाली में, तो एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है। तो ये पोजीशन चल रही है सर पॉजिटिविटी की। और अगर डिटेल में देखेंगे सर, तो लगभग 14 जिले ऐसे हैं जिनकी 0 पॉजिटिविटी है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी भी 0 है, मतलब पूरे हफ्ते के अंदर उनके वहाँ पर एक भी केस नहीं आया है। नेक्स्ट सर, एक्टिव केसेस जिले वाइज हमने इसमें लिया है सर कि किस जिले में कितने एक्टिव केसेस हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे जहाँ से 12 से शुरू हुआ है, तो 12 भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही, 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पे आज की तारीख में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है, जो थे सब ठीक हो गए। तो 14 जिले सर, जैसे मैंने निवेदन किया, जहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके अलावा मात्र 7 जिले हैं जो ग्राफ के राइट हैंड साइड पे हैं, जिसमें पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल डिजिट्स में है। जोधपुर, सीकर, अजमेर, अलवर, नागौर, उदयपुर और जयपुर। तो मात्र 7-33 में से जिले हैं जहाँ पे पॉजिटिव केसेस की जो एक्टिव केसेस के फिगर है वो डबल डिजिट्स में है। 14 में 0 है और 7 में डबल डिजिट्स है, बाकी में सिर्फ सिंगल डिजिट्स में है, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट उदयपुर में सिद्धार्थ जी सर। 61 है और जयपुर में तो 64 है सर। बाकी जगह तो 12, 11, 10 हो गए, 9 हो गए, सब हो गए। पर ये क्योंकि जयपुर के बराबर लगभग है उदयपुर में, इसको क्या कारण मानते हैं? क्योंकि जयपुर और आबादी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा फर्क है। सर ये जयपुर के जो केस हैं सर, ये पिछले 2-3 दिन में ज़्यादा आए हैं सर, 13 आए हैं। बीच में जयपुर में लगभग केस आ ही नहीं रहे थे सर,
तो वो कारण है। और उदयपुर में रोज कहीं से आ रहे हैं। उदयपुर में क्योंकि इन्होंने एक वो कर रखा है सर, उदयपुर पूरे डिवीजन में हमने इनको बोल रखा है, क्योंकि पिछली बार भी शुरुआत में सर अगर आपको याद होगा सेकेंड वेव में उदयपुर डिवीजन से ही केसेस पहले आने शुरू हुए थे, क्योंकि वहाँ पे गुजरात से महाराष्ट्र से मूवमेंट रहता है। तो वहाँ पे हमने अभी भी बोल रखा है कि कोई भी केस अगर साउथ से आ रहा है, राजस्थान में अंदर आ रहे हैं, उन लोगों को आप ध्यान रख के स्पेशली उनकी सैंपलिंग कराएं। तो उदयपुर डिवीजन के अंदर पूरे, केवल उदयपुर में ही नहीं सर, बांसवाड़ा में भी जो इक्का दुक्का केस आते हैं वो उसमें से ज़्यादातर वही हैं जो बाहर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं इस वक्त, स्पेशली महाराष्ट्र वाले जो आ रहे हैं वो केसेस हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, अन्य राज्यों से कल की तारीख में जो पोजीशन थी उसकी तुलना करें सर, तो राजस्थान में मात्र 20 पॉजिटिव आए थे सर। तो पूरे इंडिया में अगर देखेंगे सर तो जो 4-5 राज्य हैं जो अभी भी जहाँ पे केसेस हाई लेवल के हैं सर, वो सबसे पहले सबसे नीचे जो दे रखा है केरला है सर। केरला में लगभग 20,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं सर, 20 से 22,000। उसके बाद महाराष्ट्र, कल थोड़े से कम हुए थे महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में 6 से 8,000 के बीच में केसेस चल रहे हैं सर। फिर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 2,000 के आसपास डेली केसेस आ रहे हैं। नॉर्थ में अगर थोड़ा बहुत कहीं पे बढ़ा है सर, तो वो पिछले 5-6 दिनों में हिमाचल के अंदर बढ़ा है सर। और उसका कारण हो सकता है सर क्योंकि वो हिल स्टेशन है, और वहाँ पे सर जैसे सभी को विदित है, जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था तो दिल्ली और नॉर्थन रीजन से सर बहुत सारे लोग वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने चले गए थे। तो एक हिमाचल है जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अंदर थोड़ा सा राइज उसने दिखाया है। बाकी सदर्न स्टेट्स और महाराष्ट्र अभी भी थोड़े हाई नंबर पे चल रहे हैं, वहाँ पे डेथ भी ज़्यादा हैं सर। जैसे राजस्थान में 0 डेथ थी कल, उसके मुकाबले सर केरल में 188 और महाराष्ट्र में भी उतनी थी सर। तमिलनाडु और आंध्रा में भी सर 30 और 22 डेथ थी सर। कर्नाटका में भी सर थोड़ा सा हाई है, क्योंकि सदर्न स्टेट कर्नाटका में भी आता है, वहाँ पे भी 1800 से 2000 के बीच केसेस चल रहे हैं। पर नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया के अंदर अभी केसेस बढ़ने शुरू नहीं हुए। नेक्स्ट सर, आपके अनुमति सर मैं वैक्सीनेशन के बारे में निवेदन कर दूं सर। तो सर वैक्सीनेशन में सर अभी तक हमने, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले डेटा देखा था, 3,48,00,000 लोगों को हमने डोज लगाई है सर। उसके अंदर जो हमारा जो टारगेट है सर 18 प्लस का, वो हमारी टारगेट जो पॉपुलेशन है 5,14,00,000 बनती है सर। उसके अंदर से लगभग 52% लोगों को हमने फर्स्ट डोज लगा दी सर, और 16% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है। तो हमारे टारगेट ग्रुप जिसको अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, उसमें से 16% लोग को राजस्थान ने फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है। नेक्स्ट सर, ये वैक्सीन यूटिलाइजेशन दिखाता है सर। इसके अगर डेटा देखें सर तो 3,33,77,000 के आसपास वैक्सीन आई। ये कल तक का 5 तारीख तक का है सर, कल थोड़ी और आई थी हमारे पास, और 5 तारीख की शाम को ही 3,42,00,000 से ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी। यानी कि हम, जैसे सर आप बार बार कह चुके हैं सर, हम एडिशनल डोज लगा रहे हैं और वैक्सीन वेस्टेज हमारा नेगेटिव में जा रहा है। आज की तारीख में 5 लाख के आसपास डोज हम बचा चुके हैं सर। और ये अभी कुछ जब हमारी और डोजेज जो पड़ी हैं, आज अगर फिगर आएगा तो ये 5 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सर, ये ग्राफ दिखाता है कि हमारे पास डेली कितनी वैक्सीन आ रही है और कितनी वैक्सीन हम लगा रहे हैं। तो सर अगर लास्ट के कुछ दिनों में देखेंगे तो हमारे पास जो वैक्सीन बीच में 2-3 बार ज़रूर हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में वैक्सीन आई थी सर, कभी 7 और 8 लाख वैक्सीन आई थी, लेकिन मोर और लेस जो हमारे पास वैक्सीन आती है वो 2 से 3 साढ़े 3 लाख के बीच के आसपास आती है सर डेली, जबकि हमारी लगाने की कैपेसिटी 15 लाख है। और जैसे ही हमारे पास वैक्सीन आती है सर, जनरली हमारे को एक दिन शाम को आती है, तो जैसे हमारे पास आज शाम को आएगी, हम उनको ज़िलों में बांटेंगे। तो आसपास वाले जयपुर के आसपास या उदयपुर के आसपास 2 जगह जहाँ पे वैक्सीन आती है, उसके आसपास वाले ज़िले तो हम उनको गाड़ियों को पहले ही बुला लेते हैं और वो रात को वैक्सीन ले जाके अगले दिन, यानी कि अगर आज रात को वैक्सीन लगाएंगे तो कल वो वैक्सीन लगा भी देंगे। और जो दूर दराज वाले ज़िले हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया,
तो ये लोग फिर अगले दिन लगाते हैं। तो पर 48 घंटे के अंदर हमारे पास जो भी वैक्सीन आती है उसको हम फुल यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट सर, ये ग्राफ और क्लियर कर देगा सर जो मैं कह रहा था। इसमें मैंने केवल जो हमारे पास वैक्सीन रिसीव हुई है वो ली है। तो सर अगर आप पिछले हमारे 6 दिन देखेंगे तो कल हमारे पास आई सर 3,26,000, उससे पहले आई सर लगभग 2,90,000, उससे पहले आई 52,000, उससे पहले आई 3,32,000, उससे पहले आई 1,83,000, उससे पहले आई 2,10,000। अब एक दिन में इतनी ही मात्रा में वैक्सीन आती है सर, तो एक जिले के हिस्से के अंदर सर ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर अगर बड़ा जिला होता है तो उसको 25,000 के आसपास मिल जाती है, 20 से 25,000, और छोटा जिला होता है तो उसको 8-9 हज़ार से लेके 15,000 तक मिलती है सर। तो वैक्सीन की जो सप्लाई है सर वो हमारे को थोड़ी जितनी हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमारी 15 लाख एक दिन में लगाने की कैपेसिटी है, उसके मुकाबले सर हमारे को 1/5 के आसपास ही वैक्सीन ऑन एन एवरेज मिल पा रही है सर। नेक्स्ट सर, जब एलोकेशन के अगेंस्ट हमारे को रिसीव हुई सर, वो उसमें मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ सर। जुलाई के अंदर शुरू में जब हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 48,90,000 के आसपास जो राज्य सरकार को जो फ्री में वैक्सीन लगती है वो उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन हमारी स्पीड अच्छी थी सर। हमारे पास जैसे ही वैक्सीन आती थी, जैसा मैंने बताया, उसको हम तुरंत ही यूज कर लेते थे। और राजस्थान के अंदर सर एक अच्छी बात ये भी है कि वैक्सीन हेजिटेंसी ना के बराबर है। सब जगह लोगों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारी कम हो पा रही है, तो जैसे ही हम यूज़ कर लेते थे हम और मांग लेते थे। तो ये करते करते 48,90,000 के अगेंस्ट हमारे को 77 लाख वैक्सीन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम राज्य सरकार के लिए, यानी कि जो फ्री में लगाई जाती है वैक्सीन, वो लेने में सफल रहे। यानी कि जितना हमारे को एलोकेशन दिया था उसका 157%। इस वक्त भी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को 53 लाख का इंडिकेशन दिया है जो राज्य सरकार को अगस्त के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। उसमें से सर हमारे पास कल तक लगभग 14 लाख वैक्सीन आ गई, यानी कि 26% आ गई। ये भी सर इसका एक मुख्य कारण यही रहा है कि हमारे पास जो वैक्सीन आई हमने लगा ली और डिमांड करी और फिर वहाँ से और आई है। क्योंकि अगली स्लाइड में जो आप शेड्यूल देखेंगे सर, राजेश जी अगली स्लाइड में जाएंगे, तो शेड्यूल अगर देखेंगे सर तो अगस्त के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल दिया था हमारे को, उसमें 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक कोई भी वैक्सीन शेड्यूल नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमने लगा के ख़त्म कर दी थी और 1 तारीख को जो आई, 2 को आई, फिर उसको लगा के ख़त्म कर दी, तो वो रोज़ फिर हमारे को अब वैक्सीन वहाँ से आ रही है। हालांकि 2 से 3 लाख ही आ रही है। तो ये आगे का शेड्यूल है सर। तो जो हमारे को उन्होंने वैक्सीन देने का जो इस वक्त इंडिकेट करा है अगस्त में कब देंगे, 7 तारीख को जैसे 2,67,000 आने की संभावना है सर। आज कुछ आने की संभावना है लगभग 3 लाख के आसपास जो हमारे को इंडिकेशन मिला है। वो रात को हमने गाड़ियाँ बुला ली हैं सर, रात को उसको भी हम बांट देंगे सर। दिक्कत हमारे को ये आती है सर, जैसे हमारे पास रोज़ 3-3 लाख आती है तो हमारी गाड़ी रोज़ जाती है, जिलों से रोज़ आती है, तो वो भी समस्या रहती है। और ज़िलों को भी अब आगे CHC PHC तक फिर रोज़ भिजवानी पड़ती है। और थोड़ा सा उसमें ये भी रहता है सर, 2-2 लाख रोज़ आती है तो पब्लिक को भी हम बहुत पहले से नहीं बता पाते कि कल हम आप पे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत समस्याएं सर हम फेस कर रहे हैं सर वैक्सीनेशन के अंदर। नेक्स्ट सर, इस स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है सर कि जो वैक्सीन हमारे को 1 मई के बाद जब 18 साल से अधिक आयु वर्ग वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन देनी शुरू करी, उसमें से 98% गवर्नमेंट सेक्टर में लगी है, प्राइवेट के अंदर 2% से भी कम लगी है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंदर फ्री है, दूसरा गवर्नमेंट में हम जगह जगह पर नीचे तक लास्ट एंड तक पहुंच गए हैं और जहां जहां हमारे को मिलती है जगह वहां पे सब जगह हम वैक्सीन लगा रहे हैं। और हमारी जो टीम है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है इसके अंदर और काफ़ी अच्छे से लोगों को वैक्सीन लगाती है। तो लोगों का रुझान सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ ही है सर। तो सर मेरे को इतना ही कहना था सर। बस एक चीज़ और मैं स्कूल वाले में ऐड करना चाहूँगा सर कि स्कूल के अंदर सर महाराष्ट्र ने भी अब 9 to 12 स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है सर। और उसके साथ साथ सर यूपी ने भी घोषणा कर दी है सर। तो ये 2 पॉइंट सर मैं बताना चाहूँगा सर। जैसे जो हमने इंडिकेशन लिया था सर
कर्नाटका ने भी सर 9 से 12 तक की क्लासेस का 23 अगस्त से खोलने का बताया है सर। और महाराष्ट्र ने भी खोलने का सर हिंदुस्तान टाइम्स में आया है सर 9 से 12 की क्लासेस खोलने का सर महाराष्ट्र के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है सर। और तमिलनाडु भी 9 से 12 खोलने का उन्होंने निर्णय लिया है सर। मेरी तरफ से इतना ही था सर। ये बताओ सिद्धार्थ, ये प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे ये जो बहुत कम वैक्सीनेशन हो पा रहा है, इसका क्या कारण माने हम लोग? सर इसके 2-3 कारण है सर। एक तो मैंने आपको सर पहले निवेदन किया कि राजस्थान के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है। और व्यक्ति जब आता है उसको बहुत देर वेट नहीं करनी पड़ती है, आता है उसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम तुरंत ही वैक्सीन लगा देते हैं। दूसरा कारण सर ये भी है कि कॉस्ट का डिफरेंस है सर। सरकार में ऑब्वियसली फ्री है और प्राइवेट के अंदर जैसे जो कोविशील्ड है वो भी 700 रुपये से ऊपर में है। तो अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और चारों को 2 डोज लगनी है, यानी कि 8 डोज हो गई एक परिवार में, और हम 700 रुपये 750 रुपये अगर एवरेज माने ये आपने ये बता दिया, वो तो आप पिछली बार बता दिया। तो मेरा मतलब है जो 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 प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ 2 लाख का बिल बनता है, 4 लाख का बनता है, 5 लाख का बनता है, वहाँ वो लोग जाते हैं जो लाखों रुपए के बिल जमा करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। तो और वो अस्पताल भरे पड़े रहते हैं सभी प्राइवेट वाले। तो वैक्सीन को लेके जो यहाँ 1000 लोगों की 500 लाइन में खड़े होना मंजूर कर लेते हैं, वहाँ नहीं जा रहे। तो इसका मतलब मैं तो पहले भी मैंने कहा शायद ये हो सकता है कि जो क्रेडिबिलिटी जो एक वैक्सीन की खुद की डिस्प्यूट में आ गई थी कि पता नहीं वैक्सीन नकली है असली है, जैसे वो महाराष्ट्र में हुआ या वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में हो गया। तो ये जो स्थिति है, क्या ये कारण हो सकता है? क्या आपने पता करवाया? पिछली बार आपने कहा था कि अमाउंट की बात। और सर बिल्कुल सर ये भी एक कारण है सर, क्योंकि बंगाल के अंदर ऐसा हुआ है सर केस में, और एक अन्य राज्य में भी हुआ है। और राजस्थान में सर जो गवर्नमेंट में लगती है वो सबको पता है सर, क्योंकि जैसे सर हमने, अगर आपको याद होगा सर, सेकेंड वेव के अंदर भी सर जो दवाइयाँ भी थी सर वो हम सरकार से रेमडेसिविर भी दे रहे थे, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी थी। अदरवाइज बाहर से प्राइवेट से लेने से लोग डरते भी थे कि वो सही आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जो RMSCL और कलेक्टर्स के माध्यम से भिजवाई उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था सर। तो जो राजस्थान के अंदर सर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, और ये बात सही है सर, अगर प्राइवेट में नकली जो निकल के आई वेस्ट बंगाल में, उससे लोगों में काफ़ी इफेक्ट तो आया ही है सर। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने स्टेट के अंदर जो कोरोना के केसेस बिल्कुल नगण्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आज जो पेपर के अंदर जो R फैक्टर है वो पिछले महीने उन्होंने बताया कि 0.65 था और वो आज 1.03 वो बता रहे हैं। पर जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस हैं, जो पॉजिटिविटी है वो काफी कम है। तो ये एक तरह से सारा का सारा कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर तो है कि जब देश के दूसरे प्रांतों के अंदर वो क्लासें खोल रहे हैं तो ये चीज एक तरह से खोलने के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ में सर 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर 1, क्लास वही खुले जहाँ की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करने में छात्र सक्षम हो, और जहाँ की जो टीचर्स एंड वहाँ का स्टाफ है वो एटलीस्ट वैक्सीनेटेड हो गया हो। दूसरी बात ये है कि वो पूरे टाइम के लिए नहीं खुले, जिससे कि वो खाना लेकर बच्चा जाए या वो पानी लेकर जाए तो खाने के लिए मास्क उतारना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं हो। महाराष्ट्र में एक अच्छी बात वो कर रहे हैं कि जो स्कूलों के अंदर बड़ी अच्छी काउंसलिंग कर रहे हैं कि थूकना नहीं है, क्योंकि थूकने से ये कोरोना का प्रसार की आशंका बढ़ जाती है, तो थूकना नहीं है। और जो भी जो चीज है उसके अंदर वो कर सके। अब इसके अंदर एक बात
जो मैं कहना चाह रहा हूं सर कि हाँ, सॉरी सर, एक बीच में आ गया। हाँ, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के काफी देशों के अंदर काफी हाई संख्या के अंदर केसेज आ रहे हैं। और इवन जो चीन है जहां से ये वायरस जनरेट हुआ, वहां भी डेल्टा की मार से वो सफर करने लग गया। तो ये एक तरह से अभी हमारे राज्य में भी यदि हम इसकी तुलना करें तो जैसे चूल्हे की आग होती है, उसके अंदर आग तो बुझ गई लेकिन जो अंगारे हैं वो सुलग रहे हैं, और जरा सा अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिलते ही वो वापस आगे धधक सकते हैं। और इसका एक जो आगे आने वाले टाइम में जो रक्षाबंधन है, वो एक महत्वपूर्ण बात है कि रक्षाबंधन वो त्योहार है जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवमेंट होता है पीपल का। चाहे बहनें घर जाए चाहे भाई घर जाए, मूवमेंट काफी ज्यादा अपने समाज के अंदर होता है। तो वो एक पिछली साल की अपन याद करें सर, 22 तारीख को वो रक्षाबंधन वो टाइम था जबकि अपने केसेज फर्स्ट वेव के अचानक बढ़े थे, उसके बाद में वो पीक आया था। तो अभी हम यदि खोलने का सोचते हैं स्कूल तो 9th ऑनवर्ड का सोचें, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये जो हम करें इसका, तो आगे जैसे ही केसेस नंबर बढ़े हमें तैयारी करनी चाहिए कि तुरंत वापस इसको हम रिवर्ट भी कर सकें। इतना ही कहना था सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं पूरा एक परिदृश्य देना चाहूँगा सर कि हम लोग ऑलमोस्ट पीक ऑफ सेकेंड वेव को क्रॉस कर चुके हैं सर, और हम इम्पेंडिंग थर्ड वेव के बीच में खड़े हैं सर, जिसका कि काफ़ी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से ये असेसमेंट हुआ कि सितंबर से अक्टूबर तक हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। मैं ओवरऑल एक परिदृश्य देना चाहूँगा सर। थर्ड वेव जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ये डिपेंड करेगी सर कि क्या ये डेल्टा वायरस ही अफेक्ट करेगा या कोई नया वेरिएंट आने वाला है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारा क्या स्टेटस होता है, और वैक्सीन कवरेज कितना होता है। सर अगर वायरस रिप्लिकेट करता है तो अधिक खतरनाक वेरिएंट बनने की हमको आशंका रहती है। सर एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आई है जो IIT कानपुर और हैदराबाद से निकली है सर। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है सर कि हमको अगस्त से लेके अक्टूबर तक थर्ड वेव और आने वाले केसेस के सर्च के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा सर। इस स्प्रेड ऑफ द केसेस के अंदर सर थोड़ा आर फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। आर फैक्टर एक वो फैक्टर है सर जिससे कि वायरस की इन्फेक्टिविटी का पता लगता है। मैं आमजन को बताना चाहूँगा कि आर फैक्टर नॉर्मली 0.6 से नीचे होना चाहिए। अगर आर फैक्टर 1 से अधिक होता है तो इससे स्प्रेड होने का डर रहता है सर। अभी आज की तारीख में सर हमारे देश में 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें आर फैक्टर 1 से अधिक है। ये राज्य हैं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटका और केरल, जो कि केरल भारत के करीब 50% केसेस को होस्ट करता है सर। आज की तारीख में भी हमारे कंट्री का आर फैक्टर भी थोड़ा अधिक है जो कि 1 से कम होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आम लोगों के लिए कि आर फैक्टर अगर हम कहते हैं 0.7 या 0.8 है, इसका तात्पर्य ये है कि 10 कोविड पेशेंट 7 या 8 लोगों के अंदर इस इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। एक मैं फैक्ट बताना चाहूँगा सर कि भारत में 90% केसेस डेल्टा वायरस के पेशेंट हैं, और ऐसा माना गया है कि ये डेल्टा वायरस हमारे जो दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे मीजल्स और चिकन पॉक्स उनके जितना खतरनाक है। अगर मैं ये कहूँ सर कि मीजल्स और चिकन पॉक्स में आर फैक्टर 8 to 10 पाया जाता है, इसका तात्पर्य है सर कि एक मीजल्स या चिकन पॉक्स का पेशेंट 10 पेशेंट क्रिएट कर सकता है, और वो 10 पेशेंट आगे जाके हर पेशेंट 8 से 10 पेशेंट को और फैला सकता है। तो डेल्टा वायरस की इन्फेक्टिविटी मीजल्स और चिकन पॉक्स के बराबर पाई गई है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है सर। अगर हम दूसरे देशों की बात करें सर तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी आर फैक्टर 1.2 पाया गया है। सर मैं एक कोविड-19 का एक विश्व परिदृश्य देना चाहूँगा सर
कि अगर हम वेव की बात करें सर, तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके में 4th वेव भी आ चुकी है, जापान में 5th वेव भी आ चुकी है, रूस और दक्षिण अफ्रीका में 3rd वेव भी आ चुकी है। भारत हम सेकेंड वेव टू थर्ड वेव भी कर रहे हैं। और अगर हम अमेरिका का देखें सर, तो अमेरिका अकेले के अंदर परसों एक दिन में 1,20,000 पेशेंट पाए गए। परसों अमेरिका के अंदर आईपीडी पेशेंट का नंबर जो 12,000 था, पिछले हफ्ते 40,000 हो गया सर। और 40% अमेरिका के पेशेंट 3 राज्यों में, फ्लोरिडा में, जॉर्जिया में और ल्यूसियाना में है सर। और ये वही राज्य है सर जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। तो एक तो फैक्ट मैं ये शेयर करना चाहूँगा सर कि जिन राज्यों में वैक्सीनेशन कम हुआ है वहाँ पे ये नया केसेस बढ़ने की चिंता रहती है सर। अगर हम फ्रांस का देखें सर, फ्रांस की आबादी सिर्फ 6 करोड़ है, भारत की 130 करोड़ है। और परसों अकेले फ्रांस में 22,000 केसेस आए थे। जर्मनी जिसकी आबादी 8 करोड़ है, परसों एक दिन में जर्मनी के अंदर 2,500 केसेस आए थे सर। इतना ही नहीं सर, डेल्टा वायरस जो अभी चल रहा है उसकी चिंता यह है कि चीन के अंदर भी 13 सिटीज में उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया है सर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से डेल्टा वायरस के कारण 6 बार विक्टोरिया स्टेट के अंदर वहां पे लॉकडाउन उन्होंने घोषित किया सर। तो अगर इस विश्व परिदृश्य के संदर्भ में हम भारत का आंकलन करें सर, तो अभी हमारे देश में नॉर्थन इंडिया में केसेस कम है, 50% केसेस केरला में है और मिजोरम में है। केरल के बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं सर। अगर हम पिछली वेव को देखें सर, तो पिछली वेव में महाराष्ट्र और केरल और गुजरात के बाद राजस्थान में 1.5 से 2 महीने बाद केसेस आए थे सर। और राजस्थान में आर वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई थी। अगर हम हमारे सिटी का देखें सर, आज की तारीख में जयपुर की आर वैल्यू 0.58 है। लेकिन सर हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया, आने वाले जो राखी और दूसरे पर्व में हमको सोशल गैदरिंग को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज हमें अपने सिटी और प्रदेश का आर फैक्टर को हमें कंटेन करना है। एक सर जो आईसीएमआर की सीरो सर्विलेंस रिपोर्ट आई थी सर, उसको सर हम एक प्रॉपर वे के अंदर इवेल्युएट करना चाहेंगे, बिकॉज कोई भी सीरो सर्विलेंस रिपोर्ट और इफेक्टिव होने के लिए करीब 30 to 40%, यानी कि हमारे प्रदेश के 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीरो सर्विलेंस होना चाहिए। अतः हमें इसको एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन के तहत हमें देखना पड़ेगा सर। और ये तो पक्का है सर कि आज की तारीख में हम बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बट हमें आगे वाले कुछ महीनों के लिए, बिकॉज साउथ इंडिया के अंदर जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा सर। एक इतना ही नहीं सर, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर कि हमारा वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ेगा उतना हमारा प्रोटेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक नया टेक्निक, अच्छी न्यूज़ ये भी है सर कि एक म्यूटेशन टेक्निक शुरू हुई है अमेरिका में, सिएटल के अंदर सर। एक म्यूटेशन टेक्निक के द्वारा आने वाले वेरिएंट की स्टडी होके और उसका प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किस तरह के वेरिएंट आने वाले हैं और उसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिसर्च काफ़ी हद तक चल रहा है सर। जहाँ तक स्कूल्स ओपनिंग का सवाल है सर, जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। पर डेफिनेटली सर हमें अगले 2 से 4 हफ्ते तक केयरफुल रहना पड़ेगा। एक यूरोप के अंदर सर कोविड पासपोर्ट इशू हुआ है कि किसी भी तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रैवल के लिए पेशेंट को डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए और एडिक्वेट एंटीबॉडी टाइटर होना चाहिए। उसके बारे में हमारे यहाँ भी सोचा जा सकता है। स्कूल ओपनिंग के प्रोटोकॉल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे बताए गए हैं सर। ओनली इशू इज दैट सर कि अगले 2 से 4 हफ्ते तक अगर हम बहुत केयरफुल रहे, बिकॉज विश्व परिदृश्य को देखते हुए कि डेवलपिंग नेशन में भी आर फैक्टर बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, आईपीडी नंबर बढ़ रहा है और ये सब डेल्टा वायरस के हाईली डेंजरस होने के कारण बढ़ रहा है। तो सर उसको देखते हुए अगले कुछ हफ्ते में हमें ऑब्जर्वेशन को बहुत इंटेंस रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसा कि सभी लोग कहते हैं ऑब्जर्व करें, तो हमारी जो बहुत अच्छी इफेक्टिव स्थिति है सर वो हम मेंटेन कर पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर राजा बाबू कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। कोरोना 19 की सेकेंड वेव सर ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग फेज में है हमारे प्रदेश में।
जो कि आपके नेतृत्व में सरकार द्वारा डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के आउटस्टैंडिंग अच्छे कार्य का परिणाम है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। लेकिन सर, ये अभी हमारे स्टेट के अंदर जैसे आंकड़ा बताए हैं सिद्धार्थ जी ने कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है, एक्टिव केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, वीकली पॉजिटिविटी मार्केटली डिक्रीज हो गई है, प्रतिदिन जो केसेस आ रहे हैं बहुत कम हैं, और डेथ हैं जो ऑलमोस्ट जीरो है काफ़ी दिनों से। सर एक्चुअली ये बहुत एनकरेजिंग डेटा हैं, लेकिन सर मैं यहाँ निवेदन करूँगा, जिस आर नॉट की डिस्कशन कर रहे हैं, जो अभी हमारे यहाँ हमारे स्टेट में 0.5 है, लेकिन ऑल इंडिया का ये जो एवरेज देखते हैं तो ये आता है 101.03। एक्चुअल सर आर फैक्टर डेविएशन, स्लाइट भी डेविएशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर ये जो डेटा सिद्धार्थ जी ने बताए हैं ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आर फैक्टर है ना, वो उसमें और इन डेटा में थोड़ा सा आर फैक्टर लेट चलता है सर, आर फैक्टर थोड़ा सा लेट चलता है, क्योंकि आर फैक्टर टोटली कैलकुलेशन का तरीका उसका ये है कि नंबर ऑफ द केसेस कितने आए रोजाना, कितनी डेथ हुई, कितने हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ गए, और एक्टिव केसेस कितने हैं, और रिकवरी रेट कितनी है। ये डेटा हम जब फीड करते हैं किसी एरिया के अंदर, जोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आर फैक्टर निकलता है। तो अभी हमारा आर फैक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ये फैक्टर बहुत अच्छे हैं जो सिद्धार्थ जी ने बताए हैं। लेकिन ऑल ओवर इंडिया का आर फैक्टर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में बाहर से आने वालों पे कोई प्रतिबंध है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि वहां से अभी एक सच्ची घटना है कि केरला से 21 बच्चे नर्सिंग के पढ़ाई करते थे, जो एग्जामिनेशन दे के तमिलनाडु आए, तो 21 के 21 पॉजिटिव थे और डेल्टा वेरिएंट था उनमें, और वो एक बहुत बड़ा सोर्स था जो कि तमिलनाडु में वो स्प्रेड कर सकता था। तो मेरा निवेदन ये है सर, जो भी स्टेट हैं, जो 8 स्टेट हैं जिसमें आर फैक्टर ज्यादा हैं, रोजाना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हैं, और वहाँ डेथ भी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 38 से 42 हजार के बीच पिछले एक हफ्ते से ये मतलब जस्ट रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, कभी आ जाते हैं 38, कभी आ जाते हैं 40, कभी आ जाते हैं 42। और ये केरला स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है सर, और उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। उस कमेंट्स के हिसाब से हमें भी सावचेत रहना चाहिए। केरला में उन्होंने कमेंट किया है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि वहाँ की सर्विलेंस कमजोर पड़ गई थी, वो ध्यान रखना उन्होंने कम कर दिया था। और दूसरा, उन्होंने टेस्टिंग कम कर दी, ट्रेसिंग, क्वारंटीन, होम आइसोलेशन और माइक्रो कंटेनमेंट पे उनकी सरकार द्वारा काफी शिथिल हो गए थे वो। दूसरा, जनता की कोविड डिसिप्लिन की पालना है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर हो गई थी, और वैक्सीनेशन की बहुत स्लो स्पीड थी। अतः मेरा निवेदन ये है सर कि हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल द केसेस आर देयर, लेकिन हमें इन बातों पे बहुत ही अलर्ट रहना है, जिस पे सावचेती बरतनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट किए हैं। और दूसरा, जहां तक सवाल है सर डेल्टा वेरिएंट का, डेल्टा वेरिएंट जो स्टडी किया गया केरला में, कि वे डेल्टा वेरिएंट के अलावा कोई नया म्यूटेशन तो नहीं हो गया है, लेकिन उन्होंने पाया कि नया कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। ये जो शिथिलता है और जनता द्वारा अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। अदरवाइज वेरिएंट तो वही है, 90 to 95% केसेस में जो वेरिएंट अपने यहाँ है। पिछले 2-3 महीने में जब केसेस 3 महीने में ज्यादा थे, उस समय हमारे 90% से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट था, वही वहां पर है। दूसरा, अमेरिका में जैसा डॉक्टर भंडारी ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट ज्यादातर उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन स्टेट में वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा उनको जो मास्क हटाने के बाद में जो उनको नुकसान भुगतना पड़ा है कि एकदम से केसेस 137% इंक्रीज हो गए हैं मास्क हटाने से, और काफी लोगों के वैक्सीनेशन नहीं कराने से। ऐसा नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेटेड को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि सर जो वैक्सीन है सर,
उसकी जो ट्रायल है, वैक्सीन के 2 मार्कर होते हैं सर, सरोगेट मार्कर होते हैं कि वैक्सीन की इफेक्टिविटी का क्या मापदंड है। हम क्या माने कि क्या मापदंड है, क्या सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी मापदंड है या क्लिनिकल मापदंड है। सर हमारे वैक्सीन ट्रायल जितने भी हैं उसका मापदंड क्लिनिकल है, सीरोलॉजिकल नहीं है। क्लिनिकल का मतलब ये है कि प्राइमरी एंड पॉइंट जो है वो ये है कि सीवियर केसेस और सीरियस केसेस कितने हुए उसके बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में, और डेथ कितनी हुई। तो हम इस मापदंड को मान के चलते हैं, न कि ऐसे कि एंटीबॉडी कितनी राइज हुई, क्या हुई। उसके टाइटर से वो सेकेंडरी एंड पॉइंट है, फर्स्ट एंड पॉइंट क्लिनिकल मार्कर है। दूसरा, जहां तक सवाल है सर स्कूल खोलने का काफी स्टेट्स हैं जो बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और डिबेटेबल इश्यू है। पूरे कंट्री के लिए कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं है। जैसा कि आपने भी अभी फोन पे बातचीत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपकी बात हुई है, शायद जैसा कि टीवी में था, कि आपने भी कहा है, सजेस्ट किया है कि एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होनी चाहिए। वो बिल्कुल उचित है सर पूरी कंट्री के लिए, ताकि कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू नहीं रहे, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। काफी स्टेट जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, कई स्टेट हैं जो कि खोलने का प्लान बना रहे हैं या बनाया है। ज्यादातर अभी तक लोगों ने 9 से 12 क्लास तक के छात्रों को स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार ये है कि 9 से 12 क्लास के छात्र कोविड डिसिप्लिन की अच्छी तरह पालना कर सकते हैं और कोई तकलीफ होने पर इमीडिएट कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। लेकिन कुछ सावधानियों के साथ उन्होंने सजेस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जितना पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स एवं स्कूल के सबऑर्डिनेट स्टाफ को शीघ्रता से वैक्सीनेट करना चाहिए। सेकंड लिखा है उन्होंने, स्कूल स्टेप बाय स्टेप स्टैगरिंग फैशन में एक प्रक्रिया के तहत खोलना चाहिए, न कि सारे स्कूल एक साथ खोल दिए जाएं। तीसरा, मास्क, सोशल डिस्टेंस एवं हाइजीन की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। चौथा है, शुरू में स्कूल आना ऑप्शनल रखा जाए, जो अभिभावक भेजना चाहे वो स्कूल भेजें, अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम से पढ़ाई जारी रखी जाए। शुरू में 30 से 50% छात्रों को मास्क लगाकर वेल वेंटिलेटेड रूम में या आउटडोर क्लासेस लगाकर शुरू किया जाए। अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं की जाए। माइल्ड सिम्टम होते ही नोटिफाई किया जाए, भले वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। उम्मीद के अनुसार होपफुली अगर वैक्सीन 12 से 18 के बीच के लोगों के लिए सितंबर में उपलब्ध होता है तो इनको प्रायोरिटी बेसिस पर शीघ्रता से उनको वैक्सीनेट किया जाए। इंडोर गेम्स, इंडोर डाइनिंग, जैसे वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, खाना पीना ये बिल्कुल बंद रखा जाए, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हमें हमेशा पालना की और ध्यान रखना चाहिए और विजिलेंट रखना उचित है। सर्वेलेंस को, टेस्टिंग को, ट्रेसिंग को, क्वारंटीन को, माइक्रो कंटेनमेंट को और थोड़ा सा नंबर इंक्रीज होने को ध्यान रखना चाहिए। साथ में हमें बिल्कुल ऑब्जर्वेंट होना चाहिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, जो आपके तत्वाधान में आपके डायरेक्शन के हिसाब से किया जा रहा है। और अंत में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सर, जैसा कि मैंने कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोविड डिसिप्लिन की पालना करना एवं करवाना अत्यंत आवश्यक है। वैक्सीनेशन जितना संभव हो और जितना अतिशीघ्र हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाना चाहिए। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे 2-3 डॉक्टर साहब और बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर ML गुप्ता साहब से। मेरे तो प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने, डॉक्टर राजा बाबू ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो हमारा JK लॉन हॉस्पिटल का है, स्टेट का है, बच्चों से रिलेटेड कोविड, वो शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो फर्स्ट वेव थी उसमें बच्चों का जो परसेंटेज था
कोविड से कोविड पॉजिटिव थी वो 8.6% था। सेकेंड वेव में जो जनवरी से अभी तक वो परसेंटेज 10% था, मीन्स ऑलमोस्ट सेम थे। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर 2.5 टाइम्स थे, पर परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड इन्फेक्शन वाज ऑलमोस्ट द सेम। जेके लॉन हॉस्पिटल में देखें सर, तो जो पहली वेव में हमारी जो मॉर्टलिटी थी वो 5.8% थी, सेकेंड वेव में मॉर्टलिटी 11.9%। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट वेव में मॉर्टलिटी थी वो ज़्यादातर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले बच्चे थे उनकी थी, सेकेंड में जो केवल कोविड की वजह से इन्फेक्शन हुआ था उसमें भी मॉर्टलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ सर अगर ये देखें अपन एज वाइज, तो मॉर्टलिटी जो कोविड की वजह से थी वो मॉर्टलिटी वो एज ग्रुप 1 to 5 ईयर्स में मैक्सिमम थी, दैट वाज अराउंड 40%। और जो दूसरा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो कोविड की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है उसमें मॉर्टलिटी एज ग्रुप 5 to 10 ईयर्स से ज़्यादा है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन ये है कि कोविड की वजह से भी और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की वजह से भी मॉर्टलिटी कंपैरेटिवली बिलो 10 ईयर वाले बच्चों में ज़्यादा है, अबाउट 10 ईयर वाले बच्चों में कंपैरेटिवली मॉर्टलिटी कम है। अब हमारे यहाँ जो जेके लॉन हॉस्पिटल में है वो लास्ट 17 जुलाई के बाद में जेके लॉन एज वेल एज RUHS में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, अभी कोविड कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को देखने से ये है क्लियर कि सर कंपैरेटिवली 10 साल से ऊपर वाले बच्चे में सीवियरिटी कम है। तो अगर अपन स्कूल खोलना चाहते हैं, दूसरी बात वीरेंद्र सिंह सर ने भी कहा कि 22 अगस्त को वो है राखी है, तो तब तक राखी वाला अगस्त वाला टाइम ही निकल जाएगा, तो 22 अगस्त तक देखें अपन, तब तक ये ट्रेंड भी पता लग जाएगा अपन को जो साउथ से केसेस अपने नॉर्थ में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। 22 अगस्त तक अपन वेट करें क्या ट्रेंड रहता है, उसके बाद वी कैन डिसाइड whether to open the school or not, and if you are planning to open the school जैसे कि पहले बताया है तो स्टैगरिंग वे में होना चाहिए, अबाउट 10 ईयर्स मीन ऑलमोस्ट 9 क्लास के ऊपर वाले बच्चों का खोलें, उस पर भी 50% स्ट्रेंथ बच्चों को बुलाएं, 50% टाइम के लिए स्कूल खोलें, जिससे कि 3-4 घंटे के लिए खोलें, लंच का सिस्टम ही नहीं, लंच अपने बच्चे घर पर जाके करें। और ये है कि अपन वेट करके ट्रेंड देख के उसके बाद में डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद आपका। डॉक्टर राम बाबू शर्मा जी। गुड आफ्टरनून सर, मैं रिगार्डिंग बच्चों के आने वाले कोविड की थर्ड वेव और इसमें वैक्सीनेशन के रोल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सर। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सर US के अंदर मॉडर्ना की वैक्सीन के ऊपर बच्चों में ट्रायल हो चुकी है और वहाँ 12 से 17 साल की उम्र में वैक्सीन लगाना शुरू किया जा चुका है सर। चाइना अपने साइनोवेक बायोटेक वैक्सीन है वो इन्होंने 3 साल से 17 साल की उम्र के बच्चों में देने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा देश का प्रयास ये रहेगा कि छोटे बच्चों में वैक्सीन की ट्रायल्स हो जाएं। तो हमारे यहाँ 4 जगह पर वैक्सीन की ट्रायल चल रही है सर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, रोहतक और नागपुर के अंदर ट्रायल्स चल रही हैं। फर्स्ट डोज ट्रायल की लगभग कंप्लीट हो गई है, सेकेंड डोज के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बच्चों में वैक्सीन के कारण कभी कभी मायोकार्डाइटिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी सेफ्टी प्रूव होते ही यदि वैक्सीन सप्लाई हमारी इम्प्रूव होती है तो हमें केंद्र सरकार को ये सुझाव देना चाहिए कि आने वाले टाइम में जैसे हम सोच रहे हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल भेजें तो उनको पहले वैक्सीन लगा करके भी स्कूल बुलाया जाए, तो उससे हमें काफ़ी कोरोना को रोकने में बच्चों में मदद मिलेगी सर। दूसरी बात सर, मैं एक अच्छा डेटा ये शेयर करना चाहता हूँ कि ICMR के जो सर्वे के अंदर 29 जुलाई को प्रकाशित हुआ था, उसमें हमारे हालांकि भंडारी सर ने कहा था कि वो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया की जगह एक्सटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए था, पर हमारी MP के बाद जो है सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है सबसे अच्छी थी राजस्थान की। MP में 79% थी, राजस्थान में 76.2 थी। सर मॉर्टिलिटी के बारे में ये है, ओवरऑल मॉर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ सर मैं, ML सर ने तो हॉस्पिटल बेस्ड MIS की मॉर्टिलिटी की बात की थी। ओवरऑल मॉर्टिलिटी के बारे में बच्चों में अच्छी चीज ये है कि फर्स्ट वेव के अंदर 0.6% टोटल पॉपुलेशन में मॉर्टिलिटी रेट थी, जबकि बच्चों में इसका करीब 1/6 0.1% ही नोट की गई थी। सेकेंड वेव के अंदर सर मॉर्टिलिटी ओवरऑल 0.2% थी, जबकि बच्चों में इसकी 10 गुना कम 1.02% थी सर।
बच्चों में कोविड की थर्ड वेव का ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं हो और तेजी से नहीं फैले, इसके लिए मैं कुछ सुझाव ये देना चाहता हूँ कि यदि थोड़ी कम वैक्सीन सप्लाई होती है तो भी उसमें हम थोड़ा प्रायोरिटाइज कर लें सर। हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो इनको प्रायोरिटाइज करें कि इन सभी मदर्स को जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीन करें। इसी तरह स्कूल टीचर्स के अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, जो बसेज हैं बच्चे को ले जाती हैं घर से वहाँ तक, उन सभी के ड्राइवर कंडक्टर और सभी स्टाफ को पहले चेक कर लें कि ये सभी ऑटो ड्राइवर और बस कंडक्टर वगैरह वैक्सीनेटेड हों सर। इसी तरह हमें प्रायोरिटी देनी होगी उन पेरेंट्स को जिनके यंग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन पेरेंट्स के हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज करके वैक्सीनेशन करें। सभी हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनके यंग चिल्ड्रन हैं उनको, हालांकि ज़्यादातर का वैक्सीनेशन हो गया है फिर भी कुछ छूट गए हैं, उनको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करके और इस चीज़ को करें सर। स्कूल जब हम खोलें तो हमारे सर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये सब इन्वॉल्व रहती हैं। इनकी मदद लेते हुए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर डेली सेशंस करवाएं जिससे बच्चे लगातार सूचित रहें और उसकी पालना करें। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू आंगनवाड़ीज एवं उनके वर्कर्स को यूज करते हुए बच्चों में कोविड और पेरेंट्स को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में संपूर्ण जानकारी हेल्थ एजुकेशन के रूप में दे दी जाए सर। थैंक यू सो मच सर, मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी सर नमस्कार। सर जेके लॉन हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी और आईसीयू के अंदर हमने काम करा, तो हमारी एक अनपब्लिश स्टडी के हिसाब से जो बच्चे हमारे पास आए, जैसा ML गुप्ता सर ने कहा, ज़्यादातर बच्चे 1 से 5 साल के पीरियड के अंदर आए थे और ये हमने देखा कि उनमें करीब 80% बच्चों के अंदर जो सिम्टोमेटोलॉजी, जो लक्षण थे, वो खांसी, जुकाम, बुखार के साथ आए थे। अब सर इसी बात को अगर आगे लेके जाते हैं तो यही चेंज ऑफ सीजन है, यही वायरल का सीजन है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स अभी भी यही समझते हैं कि ये जो खांसी जुकाम बुखार हो रहा है ये कोरोना नहीं है, ये कोई नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, और इसके कारण उनके अंदर एक तरीके से सर शिथिलता आ गई है और इन्वेस्टिगेशंस कराने के अंदर पेरेंट्स खुद ही मना कर देते हैं। तो सर ये जो शिथिलता आ रही है, क्योंकि जब हमने सेकेंड वेव को फेस करा था उस समय भी यही हुआ था कि पेरेंट्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए हाँ ही नहीं करते थे और फिर वो अनडायग्नोस्ड पेशेंट ठीक होके चले जाते थे क्योंकि बच्चों में मॉर्टेलिटी नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पास MISC के काफ़ी सारे पेशेंट आए जो कि कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर कॉम्प्लिकेशन था। कोरोना से फिर भी बच्चे ठीक हो जाते थे, लेकिन MISC के अंदर करीब 12.5% की हमारी मृत्यु दर निकल के आई थी जेके लॉन के अंदर जो बच्चे भर्ती हुए थे। तो सर ये किसी भी तरीके से पेरेंट्स को खांसी जुकाम बुखार, कुछ केसेस 20% केसेस के अंदर उल्टी दस्त करके भी आए थे, 1-2 को दिमागी बुखार भी हुआ था। तो ये जो पेरेंट्स इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए मना करते हैं उनको हमेशा मोटिवेट करके रखना पड़ेगा IEC के माध्यम से या कैसे भी, कि खांसी जुकाम बुखार होने के ऊपर वो अपने बच्चों की जांच जरूर कराएं। ये तय है कि बच्चों के अंदर मृत्यु दर कम है, लेकिन बच्चों के अंदर MISC का जो इंसिडेंस है वो बड़ों के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा है और वो कोविड से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर हम केरला की बात करें तो सर रीसेंट डाटा केरला में ये कहता है कि जो प्रेजेंट वेव केरला में चल रही है उसमें करीब 14 से 15% बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उनको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से वो आगे अपने डाटा को एक्स्ट्रा प्लॉटेड करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर यही हमारा प्रेजेंटेशन रहा तो करीब 3 से 4 लाख बच्चे केरला के अंदर थर्ड वेव के अंदर इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको राजस्थान के ऊपर आगे लेके जाते हैं तो उसके अंदर हमारे एसिम्प्टोमेटिक बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ एसिम्प्टोमेटिक या जिनको लक्षण है, उनका परसेंटेज काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इस बात को हमको IEC के माध्यम से पेरेंट्स को पहुंचाना है कि वो टेस्टिंग के लिए जब भी उनको चिकित्सा कर्मी कहे तो वो उसके लिए मना नहीं करें। सर मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद सर। डॉक्टर अरविंद जी। हाँ जी सर नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा जेके लॉन में हमारी जो तैयारियां हैं थर्ड वेव को देखते हुए उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। सर हमारे करीबन 780 बेड्स हैं जेके लॉन हॉस्पिटल में, उनमें से हमने 600 बेड्स रिजर्व कर लिए हैं सर कोविड पेशेंट के लिए,
और 200 बेड्स के लिए मिनिमम हमारे को अश्योरेंस मिल रहा है RUHS हॉस्पिटल में हमको दे दिए जाएंगे। अब सर जो हमारे नॉन कोविड पेशेंट होंगे वो हम सेठी कॉलोनी और गंगोरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेंगे सर वो बच्चे। और तैयारियों में सर एक हमारा ऑक्सीजन प्लांट अभी 2-3 दिन पहले शुरू हो गया है और वो 24 घंटे काम कर रहा है। एक ऑक्सीजन प्लांट सर इंस्टॉल हो गया है, खाली इलेक्ट्रिक वर्क बाकी है, तो उसको 7 से 10 दिन में चालू हो जाएगा। वो 150 सिलेंडर पर डे हमको प्रोवाइड करेगा। एक सर हमारा लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, उसका सिविल वर्क वगैरह सब पूरा हो गया है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें 20,000 लीटर ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास रिजर्व में रखी जा सकेगी। इसके अलावा सर हमारे 20 बेडेड बहुत ही बढ़िया ICU बन के तैयार है और रेडी टू शिफ्ट है। 20 बेडेड HDU भी रेडी टू शिफ्ट है, जल्दी हम उसमें कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारे 100 बेडेड ICU के लिए प्रोसेस चल रहा है और मेरे ख्याल से वो 1-1.5 महीने में वो भी हमारे पास होगी। 80 बेडेड सर हमारी नई NICU, वो भी उसमें करीब 1 से 1.5 महीना लगेगा सर तैयार होने में। एक सर ऑक्सीजन प्लांट अभी हमारे और लगेगा 250 सिलेंडर का, उसकी कार्रवाई पूरी हो गई है, अब वो कंपनी इंस्टॉल करने का काम शुरू करेगी। इसके अलावा सर वेंटिलेटर और मॉनिटर्स भी अंडर प्रोसेस हैं। सर जो हमारे पास इस पूरी प्रक्रिया में करीब 150 बेड ICU के सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगे और करीब 100 न्यूनेटल बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगे। सर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जाने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जाने चाहिए। सर जो JK लॉन हॉस्पिटल है हमारा, वो रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पूरे मापदंड पूरे करता है, तो सर इसको हम रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहेंगे। और बाकी सर उस हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हैं। जहाँ तक सर सवाल बच्चों के स्कूल जाने का है, सर ये नजर आ रहा है कि सर केरला महाराष्ट्र से ये जो कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं और कभी भी राजस्थान में दस्तक दे सकते हैं, तो सर जितना लेट हो जाए अभी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए सर। अगस्त तक, उसके बाद डिसीजन लिया जाना चाहिए सर। थैंक यू सर। जैसे डॉक्टर्स सब कहते हैं बिहेवियर निरंजन आर्य जी, चीफ सेक्रेटरी साहब। थैंक यू सर। बात तो सारी हो ही गई सर, इससे कोई खास बात है नहीं है, ठीक कह रहे। शिवार गर्ग जी शुरू भरतपुर मंत्री जी के साथ है, धारीवाल जी के साथ। शिवार गर्ग जी धारीवाल जी के साथ वो साथ है। रघु शर्मा जी मंत्री जी आगे हमारे फ्रेश होके। रघु शर्मा जी सर सर ठीक है, सब सुन अच्छी तैयारियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कल आ जाऊंगा सर शाम को। अकेले जाके आ गए, कल शाम को आएंगे। हम लोगों को लिया थे भैया, हम भी तो 1.5 साल से घर में बंद हैं। आपकी अनुमति की बिना आप मीटिंग कीजिए जल्दी, कल परसों मीटिंग करके फिर देखिए कब तक करना। कल आ जाऊंगा सर, कल शाम को। कल शाम को आ जाऊंगा सर। नहीं हुई, कल शाम को आएंगे सर। कल शाम को आगे थे, कल शाम को आएंगे सर। आएंगे, अच्छा ओके। तो कल आगे फिर मीटिंग कर लीजिए, परसों मीटिंग कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।